अगर इंडिया चाइना के साथ एक फुल ब्लोन वॉर पे जाता है तो क्या होगा? They are technologically superior. They have far greater numbers in all counts. It is not that we will not be able to take them. In the end, it is the matters much. How has China helped Pakistan specifically? In last 4 years, 81% of military equipment which Pakistan has imported has come from China. Balochistan itself has about $2 trillion worth of reserves. Did they launch spy satellites after Operation Sindoor? उसमें से एक satellite, so it is monitoring all your activities. This is the beginning of the Third World War. Pak is building a space-based intelligence network with India firmly in its sight. The Iranians have realized कि धरती के नीचे अगर 60 मीटर के नीचे कुछ भी है उसके नीचे सेफ। तो अब उन्होंने जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है ड्रोन्स की, शाही ड्रोन उससे नीचे है, एंड दे हैव इंटरलिंक्ड एवरीथिंग। अमेरिका एंड अदर कंट्रीज दे डू नॉट पार्ट विद द बेस्ट इक्विपमेंट फॉर एक्सपोर्ट। किस कंट्री को क्या वर्जन देना है, किस चीज की कैपेबिलिटी होनी है, वो सारा वो कंट्रोल। ये स्टेज है कि हमारे एचएल के पास जहाज रेडी खड़े हैं और उसके अंदर लगाने के लिए इंजन नहीं। अमेरिकन पिछले 5-7 सालों से वो इंजन भारत को प्रोवाइड ही नहीं करते जबकि कॉन्ट्रैक्ट है। How efficient the weapons and the technology is today that we can attack on Pakistan? Every decision is service is always ready. Service was ready after 26/11. Service was ready after Parliament attack also. Services were ready after every attack. सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नमस्ते। मुझे एक बार किसी ने बताया था कि राघव, अखबार तो हर कोई पढ़ सकता है, पर अखबार के बीच में पढ़ना यानी रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो नहीं लिखा उसको समझना एक आर्ट होती है। और हमारे आज के गेस्ट के पास ये आर्ट भरपूर है। प्रेजेंटिंग एयर मार्शल संजीव कपूर, एवीएसएम, एसएम, पीएचडी, 40 साल सर ने इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया है। सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई फैमिली मेंबर है जो हंसते हंसते पूरी दुनिया के बारे में आपको बहुत आसानी से समझा देगा। क्योंकि दुनिया में लड़ाई चल रही है, एज एन इंडियन ये हमारा जानना बहुत जरूरी है कि भारत कहाँ पर है एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आई विल आल्सो रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट सर्स अपकमिंग बुक इज इंडिया रेडी फॉर नेक्स्ट क्राइसिस, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज़ सुपरऑक्स इज नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट चैनल, वी हैव बीन रनिंग इन एनजीओ फॉर द लास्ट 10 years फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो जब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एंजॉय द शो एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो अब सर, जो अब आपने बताया कि जो मार्च 2026 में जो इरानियन शिप की आप बात कर रहे थे, आई थिंक दैट वाज इन द इंडियन ओशन। That was just south of Sri Lanka. ओके, सो हमारे एरिया में था, जिसकी वजह से आफ्टर इट वाज शॉट डाउन, उसके बाद से जो हमारा डिफेंस है एंड वी स्टार्टेड। नहीं, ये मेरी अपनी रीडिंग है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एंटिसिपेट दैट आफ्टर व्हिच अब हमारे को लगा कि हमारी नेबरहुड तक लड़ाई आ गई है। और इंडियन ओशन में अगर हमारा ही दबदबा नहीं है, हमारे घर के साथ में कोई भी आके कुछ भी करके जा रहा है, एंड वी हैव रियलाइज्ड के टू काउंटर China's hegemony in this whole area, we should have our own collaborations. India has done an agreement with Russia. It's called RELOS, RELOS. I'll ask your viewers to read that. So this is basically an agreement where India and Russia will have logistics arrangements at a maximum of about 3,000 people from each other countries. Russians in India and Indians in Russia can be deployed in any of the bases for transshipment, for exercises, for helping them out. So इस तरह के जो agreements हो रहे हैं without actually giving a whole base, but tomorrow we need our ship is going. And one more thing for your viewers is कि ये पूरी लड़ाई अगर आप देख रहे हैं, ट्रम्प कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कनाडा को 51st, तो ये सब ठीक है, बट इसके पीछे की जो कहानी ये है कि आइस इज मेल्टिंग, आर्कटिक आइस आर मेल्टिंग। तो अब क्या होता है, समर्स के अंदर इनके पास न्यूक्लियर आइस कटर्स हैं, रशिया के पास बड़े बड़े आइस काट देते हैं। तो अब शिप्स को पूरा दुनिया ऐसे घूम के नहीं जाना पड़ता, वो आइस कटर के पीछे पीछे से ऑन अ शॉर्टर रूट the ships are reaching America and Europe.
थ्रू नॉर्थ पोल साइड से. अब दैट एरिया इज filled with oil, gas, rare earth, minerals, petroleum, gold, all these things. अब वो नज़र उनकी उस पे है. अब बर्फ़ पिघलेगी और थोड़े सालों में, और 20-25 थोड़े साल ही जमेगी सर्दियों में, बाकी वो जो एरियाज परमानेंट ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हो रहे हैं. अब वो शिपिंग वहाँ उधर डिस्यूज्ड आइलैंड्स हैं, उन पे कब्जा कर लेंगे. तो उस पे एंड सबसे अच्छा है वहाँ पे ट्रैकिंग है, सैटेलाइट का ट्रैकिंग है. वहाँ पे मिलिट्री बेसिस से यू कैन ज्योग्राफिकली ओवरलुक लॉट ऑफ एरियाज थ्रू रेडार्स. सो एवरीबडी वांट्स अ फुटहोल्ड इन दी क्लोज टू नॉर्दर्न पोल एंड स्पेशली सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो उसके लिए ग्रीनलैंड इज द क्लोजेस्ट. सी के लिए ये एंड कनाडा, ग्रीनलैंड सब उसी एरिया में आता है. राइट. सो बेसिकली वो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. तो चाइना भी तैयारी कर रहा है, रशिया भी तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी तैयारी कर रहा है. कॉमन क्या है और अलग अलग क्या है? व्हाट्स द डिफरेंशिएशन? कॉमन इंटरेस्ट हैं तीनों के. गैस, रेयर अर्थ, सब कुछ है. ऑयल, गैस, मिनरल्स, रेयर अर्थ, लोकेशंस. क्योंकि you can launch satellites, you can launch weapons, you can launch things right from northern poles, which will cover. Because see क्या हुआ है कि if you see both the world wars 1 and 2 started from Europe. So when this Russia-Ukraine war started 4.5 years ago, a lot of people who wrote okay, this is the beginning of the Third World War. And thereafter, if you see, the conflict has been growing all across. And there started on 7th October 2023, the Hamas, Israel started. So they are also fighting from that time. Then last year, India, Pakistan started. Fortunately for our leadership, we decided not to prolong it. Because given a choice, otherwise also you see there's unrest in Africa, there is unrest in Middle East amongst this thing. Iran war has now moved into large areas of Gulf. फिर उसके अलावा अगर आप देखें तो there is now the NATO alliance is also डामाडोल because America is not funding NATO as much in supporting. He went alone with Israel for this conflict. तो NATO भी थोड़ा सा दूर हो रहा है. अब उन्होंने रियलाइज किया कि हमारे पास जितना वेपन्स थे और जितने असेट्स थे हमने यूक्रेन को दे दिए. अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग उस स्केल की नहीं है. सो द कंप्लीट यूरोपियन कंट्रीज नाउ, द जर्मन्स एंड द फ्रेंच, दे आर नाउ, इटालियंस आर वेकिंग अप के वी हैव टू every country is basically starting to build their own manufacturing like Japan. So sir, all the wars happening in the world, which country is getting the most benefit out of everything what is happening today? I feel China is benefiting the most. Sun Tzu की saying है ना कि you should just watch others. They have not fired any shot. अब Op Sindoor was the first conflict in which Chinese equipment was used. पाकिस्तान में जब हुआ, आज तक चाइनीज इक्विपमेंट किसी भी हॉस्टिलिटी में यूज नहीं हुआ था बिफोर दिस. तो अब उन्होंने नहीं लड़े, उनके बिहाफ पे ये लड़े. अब जो भी गलतियां हुई हैं या जो भी उनकी फीडबैक है वो उस पे इम्प्रूव कर रहे हैं. अब वो पाकिस्तान, चाइनीज विल इम्प्रूव ऑन देयर इक्विपमेंट विच दे गिव टू पाकिस्तान. फिर इम्प्रूव करके दोबारा देंगे, बोलेंगे दोबारा लड़ो, फिर दोबारा लड़ेंगे. तो वो नहीं लड़ेंगे बट उनके बिहाफ पे ये लड़ेंगे. अब वो JF-17 उन्होंने दे दिए, J-10 उनको दे दिए हैं, HQ-9, HQ-16 दे दिए हैं, PL-10, PL-15, PL-17 मिसाइल दे दिए हैं. अभी the Pakistani Air Force is likely to get 5th generation by end of this year or early next year, J-35s. अब वो उड़ाएंगे पाकिस्तानीज, बट उसका जो भी सबक है वो चाइनीज को मिलेगा. तो that's how they, without firing a shot, they are getting all the lessons. That is my take. So after this, after Op Sindoor, how has China helped Pakistan specifically to grow their defense? अब उन्होंने they realized के उनके, जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके रडार इक्विपमेंट हिट हुए, उनकी एयर डिफेंस इक्विपमेंट हिट हुए, उनके एयरक्राफ्ट डिडंट परफॉर्म एज वेल जो उन्होंने कोट किया था. तो एक तो उस पर काम चल रहा है. Then they have said Pakistani pilots have already gone and every year they have an exercise called Shaheen
तो पाकिस्तानी पायलट्स एंड चाइनीज पायलट्स फ्लाई टुगेदर, उनकी इंटरऑपरेबिलिटी, उनकी सैटेलाइट्स एंड डाटा लिंक आर थ्रू बायजू सैटेलाइट्स, तो वो इकट्ठे उड़ते हैं एंड सारी उनकी टैक्टिक्स और वो सब सेम है। तो चाहे वो जहाज अब वो तिब्बत से उड़े, चाहे वो अक्साई चीन से उड़े, चाहे वो पाकिस्तान से उड़े, उसका सारा टैक्टिक्स एक ही है, क्योंकि वही दे रहे हैं। योर व्यूअर्स, इफ यू कैन गूगल, in last 4 years 81% of the military equipment which Pakistan has imported has come from China. 81%. So this is the dependence. अब उनको क्या, ये तो गरीब है, इनके पास है नहीं कुछ, तो वो उनको क्रेडिट पे दे देते हैं। तो अब वो क्रेडिट पे उनको मिलिट्री इक्विपमेंट दिया कि और वो अपनी सड़कें वगैरह बनाते जा रहे हैं एंड दे आर लॉन्चिंग देयर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। अब उनको चाहिए कि उनका जो ग्वादर से लेके जो सीपीसी कॉरिडोर है विच रन्स थ्रू, वो उस पे काम चलता रहे उसके बदले में, और उसके अराउंड जितना भी मिनरल्स और वो हैं बलूचिस्तान और उसमें सुई और जहाँ गैस और वो है, वो सारा की सबकी नज़र चाइना की उस पे है। तो I was reading कि बलूचिस्तान itself has about $2 trillion worth of reserves. Only बलूचिस्तान, इतना उसकी जमीन के अंदर वेल्थ है। तो अब वो ऑयल्स वगैरह, ऑयल, सब कुछ मिनरल, सब कुछ, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ऑयल, गैस, सब है बलूचिस्तान। अब वो रेयर अर्थ, तो उनकी नजर उस एरिया पे है। Did they launch spy satellites after Operation Sindoor? सैटेलाइट्स में अभी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मेरे वीडियो आल्सो ऑन दैट वेरी वेल। उसमें पाकिस्तान ने पिछले 60 साल में, 60 years में had launched 9 satellites बस। अब पिछले 13 महीने में पाकिस्तान has launched 6 satellites। इट इज लाइक जो आदमी लंगड़ा के चल रहा है वो अब उसैन बोल्ट की तरह दौड़ रहा है। करेक्ट। तो चाइना, इन माय अप्रिसिएशन, वुड हैव रियलाइज कि व्हाई शुड वी बिकम बैड बॉयज इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। उसमें से एक सैटेलाइट आई वाज रीडिंग इज टोटली इंडिया सेंट्रिक, 38 डिग्रीज उस पे है, 20 to 40 डिग्रीज नॉर्थ टिल्ट है, एंड इट इज कवरिंग 20 to 40 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इंडिया का एंड पाकिस्तान का जो पूरा बेल्ट है, एंड उसके जो भी पासेज हैं सैटेलाइट के, सिर्फ इंडिया के और पाकिस्तान के बॉर्डर और अफगानिस्तान पे है। सो दे आर कंटिन्यूसली ट्रैकिंग दो सैटेलाइट्स, एंड ऑफ कोर्स स्पाई सैटेलाइट इज अ कॉमन वर्ड, बट सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट, सो इट इज मॉनिटरिंग ऑल योर एक्टिविटीज इन रियल टाइम। सो आपके जहाज कहाँ डिप्लॉयड हैं, आपके एसेट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, आपके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वो सारा ऊपर से दिखता है। और उसका काउंटर फ्लिप ये है कि द इरानियंस रियलाइज दिस, व्हिच आई हैव रिटन इन माय बुक। By the way, मेरी बुक आ रही है। Yes, very excited. हाँ, yeah. तो उस बुक में हमने लिखा है कि they realized after Iraq war, ये जो सद्दाम हुसैन की लड़ाई हुई थी 2003 में, 5 में जो मार दिया उसको, कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर कुछ भी रहेगा वो कभी नहीं बच सकता, बिकॉज इनके सैटेलाइट्स बहुत स्ट्रांग है, दे कैन पिक अप एवरीथिंग। सो इरानियंस स्टार्टेड टू गो अंडरग्राउंड। So they started digging tunnels. The best engineers, the best tunnel people were called all over. Some from erstwhile USSR, some from Germany, some Iranians, some other people, Central Asians. And today Iran has tunnels and tunnels. And some places, many places are 200-300 meter deep. और उसका आपके व्यूअर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताता हूँ कि अमेरिका के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, जिसको बंकर बस्टर कहते हैं, GBU-57 बॉम्ब है उनका, B-2 बॉम्बर है। अगर जून 2005 के अटैक्स अगर आप देखें, उसकी मैक्सिमम डेप्थ पेनिट्रेशन की इज 200 feet, which is around 60 meters. तो इट मीन्स द इरानियंस हैव रियलाइज्ड कि धरती के नीचे अगर 60 मीटर के नीचे कुछ भी है, तो कुछ भी कन्वेंशनल वेपन उसको निकाल नहीं सकता, उसके नीचे सेफ है। तो अब उन्होंने जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है ड्रोन्स की, शाही ड्रोन उससे नीचे है, एंड दे हैव इंटरलिंक्ड एवरीथिंग। तो जो खरग आइलैंड है, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके जितने भी आइलैंड्स हैं वो अंडरग्राउंड टनल के थ्रू कनेक्टेड है मेनलैंड। तो IRGC की फोर्सेस और ये सब कनेक्टेड है। तुम ऊपर से कुछ भी अपने फोर्सेस गिरा दो, वो नीचे से
प्रकट होंगे एंड दे विल टेक यू आउट। तो ये इसलिए व्हाई डू यू थिंक द अमेरिकन्स हैव नॉट गॉन इन, द स्पेशल फोर्सेस ने तो मतलब सिर्फ एरियली अटैक कर रहे हैं जब से स्टार्ट हुई है, दे आर नॉट सेंड द ग्राउंड ट्रूप्स एज येट। तो दिस इज द वरी दैट दे आर वेल इंटरेस्टेड। और ये टनल्स कहाँ तक जा रही होंगी ईरान से? ईरान के अंदर ही हैं, दे आर इंटरलिंकिंग वेरियस दिस थिंग, पार्ट्स ऑफ ईरान। हाँ अंदर ही। यू कैन गूगल, यू कैन सी द Iranian underground missile cities. You just Google. So Google will show you in the hilly areas, in mountains, the areas. पिछले 30 साल से वो काम कर रहे हैं इस पे, 25 साल से काम। They were already ready for what is happening. हाँ, क्या होने वाला है? तो इसीलिए वो अभी the Americans could not, you know. And similar tactics is in Hamas, in जब Israelis हैं, they were all in tunnels. Hezbollah is in tunnels. Houthis are heavily into tunnels in Yemen. तो this is a technology जो उन्होंने रियलाइज किया कि हम सैटेलाइट्स को नहीं हरा सकते, तो हम हर चीज धरती के नीचे कर सकते हैं जो सैटेलाइट्स नहीं पिकअप करेंगे। फ्यूचर में कुछ काउंटर आ सकता है इसका? Do you think so? आएगा। I was reading that they are now developing something with ultra high sensors which can, you know, go under the surface of Earth to do the mapping. It can track, you know, what all is beneath it for how. But I don't know the efficacy और कब आएगा, कैसे आएगा। Which country is doing this? ये I was reading West started after this conflict. अच्छा, after the Iran conflict. Abroad, to study के how satellites can be, you know, mapped to track below the surface of Earth. Right. So we were talking about China. So you were saying that the biggest winner for all these wars is China because it is basically aiming on other countries with the help of, say, Pakistan on India. Now, how is China winning overall globally? See, it is not winning on all counts. अब today only I tweeted in the morning. वो धूर्त हैं basically. वो हैं land grabbers. You see original China of 1930s. To see the China now in 2026. उन्होंने सारा आसपास का मंचूरिया से लेके और इससे लेके और जिंगजियांग से लेके और तिब्बत से लेके और सारे आइलैंड सब उन्होंने लपेट लिए। अब उनकी नज़र है मेरी समझ से फार ईस्ट ऑफ रशिया। रशिया में हिस्टोरिकली चाइनीज हैव क्लेम्ड कि ये हमारी टेरिटरी है, जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं अरुणाचल हमारा है, ये हमारा है, ऐसे उनका क्लेम है। चाइना जो आइलैंड्स है उन पे भी बोलता है हमारा क्लेम है। कुछ मैप प्रोड्यूस करते हैं कि इन 10th सेंचुरी हमारे ये था, 12th सेंचुरी हमारा ये था। तो ऐसे वो अब मेरी समझ से 3 साल पहले द रशियन एंड द चाइनीज आउट ऑफ कंपल्शन हैड टू गो इन फॉर एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, बिकॉज द जियोपॉलिटिक्स पुश देम टुगेदर। उसके बाद यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हो गया। अब यूक्रेन युद्ध में ऐसा हो गया कि लास्ट फ्यू मंथ से यूक्रेन स्पेशली जो ब्लैक सी वाला एरिया है वहाँ हावी हो रहा है। दे आर सिंकिंग रशियन शिप्स। रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। द व्हीट थ्रू द शिप्स इज एक्सपोर्टेड एंड वो शिप रूट अब उन्होंने काफ़ी हद तक बंद कर दिया। अब रशिया needs money because it's fighting war continuously. Russia needs passage to take that thing to land or through other sources. Here China is coming in. And Chinese origin के लोग जो north east Russia में settled हैं, I was reading के they have started to slowly sending them money to buy land and property. They are Russians but of Chinese origin. कि तुम जमीन खरीदो, ये खरीदो। तो मे बी आई एम नॉट श्योर दे वुड हैव प्लान्स टू एक्सपैंड टू दैट साइड, चाइनीज। बट मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज दे वांट द रशियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। So sir, as per my understanding, China is, so whenever China is say crossing the border or taking up land, so my understanding is that China wants to be the world power and they want to do things in order to humiliate the other country so that this goes as a global image that this country is not able to protect, say Russia or any other country. So is it the correct? No, humiliate is not the correct word. They want to be the global power by 2045. So this is their strategy. Okay, we would be the superpower globally. तो उन्होंने अपना टारगेट सेट कर रखा है।
बाय 2028 वी विल अनेक्स ताइवान। तो वो ओपनली बोलते हैं वो। तो अब वो क्या है कि दे हैव अ डिफाइंड टाइमलाइन, दे आर ए कम्युनिस्ट कंट्री, दे उनके यहाँ डिक्टेटरशिप है, तो वो ऑटोक्रेटिक हैं, तो जो वो बोलते हैं उसको अबाइड करना पड़ता है। तो चाइना हैज ग्रोन मैसिवली इन टेक्नोलॉजी, in research, robotics. Now their robos are being used in day-to-day work. Their robos are now deployed at the borders for surveillance and firing. They have made ponies in hills. The army carries a lot of load on donkeys and ponies to the higher places. Instead of that, they have made small drones and which can carry that load, high load in high areas. Why use ponies? They have made dogs which can guard, robo dogs which can guard the areas with surveillance, all real time with them. They have their own satellite constellation. They have their own integrated cyber setup. The most surveyed country in the world is China today. Every person there is under scrutiny. Every person is tagged. Every person is monitored. And every data, they have their own system where they are evaluating. So you see their electronic vehicles, Baidu kahan chala gaya, unki semiconductors, 90% of the rare earth processing which makes magnets for everything. So F-35 से लेके और radar से लेके और जिससे जो भी चीज तुम्हारे को गाड़ी के लिए चाहिए वो अब चाइना के पास उसकी मोनोपोली है, उसी का वो है। अब उस पे ब्लैक। If we have to compare say defense, and if you want to compare the defense of India to China, how can we understand and how well is India doing and where are the scope of improvement? See, this is one of your favorite subjects. Again, I made a short reel other day on this. I think so 3-4 दिन पहले, your viewers can Google. There is a setup called WDMMA. World Directory of Modern Military Aircraft. Sure. उसमें countries की air forces are evaluated, and if I recall, the whole thing is called TVR, True Value Rating. So they give points, and these points are on not only the aircraft numbers, and these points are on आपकी कैपेबिलिटी क्या है, लॉजिस्टिक सेटअप क्या है, एंड सबसे ज़्यादा है कि आपकी जो क्रू है वो कॉम्पिटेंट है नहीं है, वो सक्षम है नहीं है, वो वॉर ट्रेंड है नहीं है, वो अगर हॉस्टिलिटीज या कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है तो वो उतर पाएंगे उसमें नहीं उतर पाएंगे। एंड 5 साल से ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इवेल्युएट करती है ग्लोबली, उसमें टॉप पे यूएस एयरफोर्स है, तो उनकी यूएस आर्मी नेवी जो भी है वो है, रशियन एयरफोर्स है, एंड उसके बाद इंडियन एयरफोर्स है। मतलब कंट्री वाइज वी आर द थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन वाइज वी आर द 6th, बिकॉज दे हैव मरीन्स, दे हैव आर्मी, नेवी, एंड बट इन ऑल द 5 years we have been placed ahead of China, which China is not liking. Now I'll give you the counter argument to that Indian crew, the armed forces, are battle hardened. No country in the world has this kind of geography. 25,000 फुट पे सियाचिन में हमारे जवान लगे हुए। किसी दुनिया के कोई देश के कोई भी फौजी 25,000 फुट पे नहीं होता। 10,000 के ऊपर सांस नहीं आता बेटे। 17-18,000 फुट पे हमारे बंदे जवान वो गन्स वन्स खींच के ऊपर ले जाते हैं पहाड़ियों पे, वहीं रह रहे हैं, वहीं रखा है। इट्स सो टफ। इतनी बर्फ होती है, सांस लेने के लिए नहीं है। सर्दियों में महीनों रात रहती है, थोड़ी देर के लिए रोशनी आती है, उसमें जी रहे हैं। सो दे आर टफ पीपल। गलवान हुआ, उठा के फेंक दिया उनको नदी में। सो दे आर बैटल हार्डन। सेम फॉर द एयरफोर्स। हमारे पायलट्स उस ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, रेगिस्तान में उड़ते हैं, 50 डिग्री में, वही जहाज, वही मशीन समुंदर के ऊपर उड़ती है। इंडिया के पास 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, ठीक है। वही हमारे पास जंगल्स हैं, वही मशीन वहां भी उड़ती हैं। हम अंडमान निकोबार तक उड़ते हैं, हम लक्षद्वीप। तो
जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस है, हमारे कारगिल युद्ध हुआ, हमारा बालाकोट हुआ, अभी सिंदूर हुआ, तो उरी हुआ, तो हमारे लोग आर एक्चुअली करंट एंड दे आर, मतलब somebody has in the system taken part in some operations. चाइना में 1979 में वियतनाम के हाथ लड़े थे, वो भी हारे थे. उसके बाद से 1979 से लेके आज तक नो चाइनीज हैज फॉट. एंड उसके बाद आ गई वन चाइल्ड पॉलिसी. तो अब एक ही बच्चे के सिर्फ 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं. तो कोई भी चाइनीज अपने बच्चे को मतलब अब फौज में नहीं भेजना चाहते. एंड दे ऑल्सो नो कि अब वो दे कांट अफोर्ड टू लूज पीपल. तो इसीलिए यू सी हाउ चाइनीज आर वर्किंग. दे आर हैविंग मोर रॉकेट फोर्स, दे आर हैविंग मोर सैटेलाइट यूजेज, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो ताकि इक्विपमेंट एंड मशीन केटर फॉर ह्यूमन लॉसेस. अगर सर हाइपोथेटिकली माने, अगर इंडिया को चाइना के साथ एक फुल ब्लोन वॉर पे जाता है तो क्या होगा? व्हाट इज हैपनिंग? See, they are technologically superior. They have far greater numbers in all counts. चाहे वो ड्रोन्स ले लो, मिसाइल्स ले लो, 5th जनरेशन ले लो, एयरक्राफ्ट के नंबर्स ले लो, शिप्स ले लो, सबमरीन. They outweigh us in every count. But where I feel we have an edge is our people. It is always the man behind the machine. I always say that. You can get the best equipment, but अगर उसको चलाने वाला निखट्टू है तो आप कोई जंग देख लो, 65 वॉर देख लो, 71 वॉर देख लो, कारगिल वॉर, कोई लड़ाई देख लो, पाकिस्तान always had better equipment, always better aircraft, better weapons, better tanks, better. It is the people who define war. It is your leadership in crisis. Nowhere after Second World War, 93,000 people of Pakistani surrendered in Bangladesh. And you know what? It is the leadership quality. मैं उस दिन भी I was speaking somewhere. उदाहरण दिया था मैंने leadership का. Field Marshal Sam Manekshaw, that time was the army chief. He went and saw every prisoner of war of Pakistan who was in Bangladesh. वो कैसे रह रहे हैं, उनका बेड ठीक है, उनको खाने के लिए ठीक मिल रहा है, उनके टॉयलेट्स अच्छे हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है. एंड वन सूबेदार ऑफ पाकिस्तान, जनरल मानेकशॉ की एक टेप है, ही वॉक्स अप टू हिम एंड से, साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. कहता साहब अगर हमारे को ऐसे अफसरान मिल जाते तो हम आज यहाँ पे अपनी बंदूकें नहीं और पतलूनें नहीं उतारनी पड़ती हमारे को. सो इन द एंड व्हाट आई ऑलवेज से, इट इज द लीडरशिप and the man behind the machine matters much more. I'm not saying in any way that you can fight bare hand with the raw. You have to have equipment. We are deficient. We have to have numbers. We are deficient. But it is not that we will not be able to take them on. That is my appreciation. When you say कि there's deficiency and we have to introduce technology, what exactly is of the highest priority? अगर मैं कह रहा हूँ वॉर पे हैं, अभी सबसे जरूरी है मेरी समझ से, भारत को अपना जेट इंजन चाहिए. What is a jet engine? सबसे कॉम्प्लेक्स चीज, more complex than manufacturing a spacecraft and a space rocket is manufacturing a jet engine. क्यों? लोगों को पता नहीं है. दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं जो उन्होंने अपना जेट इंजन बनाया और वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते. उसके अंदर हजारों मूविंग पार्ट्स हैं विच मूव एट द सेम टाइम. पुराने जमाने में घड़ी नहीं होती थी जिसमें चाबी देते थे, सारे व्हील्स. वो जहाज के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें मूव करती हैं. उसकी जो टरबाइन है दैट ऑपरेट्स एट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15,000 रोटेशंस पर मिनट. उसके अंदर क्रिस्टल्स है, उसके अंदर जो मेटलर्जी है, और वो वेन्स शुड मूव एज पर द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन. इट इज सपोज टू फ्लाई एट 100 किलोमीटर्स ऑल्सो, इट इज सपोज टू फ्लाई एट 2000 किलोमीटर्स ऑल्सो. वही ब्लेड्स कितने प्रेशर लेंगे, वही ब्लेड्स कितना हीट लेंगे, वही कितना, और हर जहाज इज डिजाइंड अराउंड द इंजन. तो
तो हमने भारत ने बनाने स्टार्ट किया अपने इंजन 1984 से, कावेरी। फिर वो इंजन गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए उसके लिए ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारे टेस्ट बेड्स चाहिए। योर व्यूअर्स कैन, आई हैव मेड अ प्रोग्राम ऑन दिस, यू कैन वॉच ऑन माय चैनल। तो उस पर पूरा जेट इंजन मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे बनना स्टार्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और क्या हमारे पास कमी है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज के 2005, 6, 7 उसी बैंड में हमने बोला कि हमसे नहीं बनेगा इंजन। अब फिर इंडिया ने बोला कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडियंस एट दैट स्टेज, आई थिंक सो 2008, went and signed a contract with the Americans. अच्छा, which in my opinion was not a good decision. तो अमेरिका के 2 इंजन है, एक G404, एक G414 इंजन। तो G404 इंजन हमने साइन किया हमारे अपने तेजस एयरक्राफ्ट LCA के। वो फिर इंजन के अराउंड फिर रीडिज़ाइन हुआ, क्योंकि उसके इंजन से ही सारे टैपिंग्स लिए जाते हैं जहाज में। तो जब इंजन डिसाइड होता है कौन सा लगेगा, पहले उन्होंने कावेरी के हिसाब से बनाया था, अब कावेरी नहीं बना। अब कावेरी एक घातक है, योर व्यूअर्स, अगेन आई मेड अ प्रोग्राम ऑन दैट के वो इंजन अब घातक में यूज हो रहा है हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल में। बट 404 के अगेंस्ट हमने तेजस में, एंड इन्हीं का एक एडवांस्ड इंजन है G414, विच वी सेड वी विल यूज इन LCA Mark II एंड AMCA। बट अमेरिकन पिछले कुछ सालों से, 5-7 सालों से वो इंजन भारत को प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। वो कुछ ना कुछ कारण है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, हमारी वो। तो अभी ये स्टेज है कि हमारे HL के पास जहाज रेडी खड़े हैं, और उसके अंदर लगाने के लिए इंजन नहीं है। तो जब तक हम अपने इंजन नहीं बना पाएंगे भारत, और उसी के प्रति में ये जो विजिट्स हो रही हैं PM की, इसमें वो रशिया से AL इंजीनियर है। अभी साफरान ने पिछले साल, साफरान मेक्स M88 इंजन जो राफेल में लगे हुए हैं, तो 2 इंजन्स का एक सेटअप भारत में लगाया है और MRO। राफेल अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, अबाउट 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है उनके पास। तो वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग नाउ दे वांट टू मूव इट आउटसाइड फ्रांस। So that is how India has to now invest heavily into engines. 4 कंट्री कौन सी थी? US है एक, US, Russia, UK, they make Rolls-Royce and France. अच्छा, तो they are established, मतलब बाकियों ने कर रहे हैं, but these are established, they are established countries and they don't want to share technology with anybody. Not even Russia? नहीं, वो import कर देगा, वो दे देगा, बट जो नीश चीजें रहती हैं वो पार्ट नहीं कर, क्योंकि उन्होंने 30-30 साल लगाए हैं, 40-40 साल लगाए हैं इंजन्स को बनाने के लिए। वो तुम्हारे को क्यों देगा बेटा? सर, एंड आई टोटली, अब मुझे कैसे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ आ रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसका ना मैट्रेसेस का बिजनेस है दिल्ली में। ही इन्वेस्टेड 8 crores फॉर अ मशीन, एंड ही इम्पोर्ट्स इट फ्रॉम, आई थिंक जर्मनी से कहीं से इम्पोर्ट करी। तो ऑब्वियसली बिग इन्वेस्टमेंट, और अब यही था कि इसके चलने के बाद he had his plans, strategic plans. सर हुआ क्या, फरवरी से वो मशीन इंपोर्ट तो कर ली, आज we are sitting in July. He says वो मशीन ही नहीं चल रही। He has called engineers from Japan, China, कह रहा है ये 1-1, 2-2, 3-3 महीने लगा चुके हैं, and the machine is not only working, और अब every day basically। कहाँ से आई ये मशीन? I'm not too sure, I think Germany. बट द प्रॉब्लम ही सेज इज कि वो वर्ल्ड में 3 या 4 ही हैं, और उससे कुछ मैट्रेस का कुछ इनका काम बहुत इजी हो जाता है एंड प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बट मुझे तब समझ आया दैट मशीन लाने से कुछ नहीं होता, वो मशीन को चलाना इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑलटुगेदर। और अगर वो वहीं जर्मनी में बैठ के सॉफ्टवेयर पे कुछ काम करेगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, ये भी है कि जो ओरिजिन कंट्री है, हाँ, वो आप चाबी अपने हाथ में रखते हैं। तो सर ऐसे तो जो हम डिफेंस इंपोर्ट कर से S-400 है, तो वो आप उसमें वो आपको बेस्ट चीज नहीं देंगे, एक डाउन देते हैं। एक कहावत भी है ना कि कोई भी उस्ताद सारे कुश्ती के दाव पेच कभी भी अपने शिष्य को नहीं, एक हमेशा अपने पास रखता है। F-16 इज विद 26 कंट्रीज, मेड बाय अमेरिका इंक्लूडिंग पाकिस्तान। उसका कंट्रोल इज विद US। किस कंट्री को क्या वर्जन देना है, क्या उसके अंदर इक्विपमेंट लगाना चाहिए, कौन सा रडार होना चाहिए, किस चीज की कैपेबिलिटी होनी है, वो सारा वो कंट्रोल। A stage has reached wherein there was a skirmish between Greece and Turkey, and 2 F-16s fought with each other.
oversee in one actual. Both are American platform. So America and other countries जैसे US हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, they do not part with the best equipment for export. They keep it for themselves. 1 down, 2 down, they give. Because they feel कि एक दिन ऐसा ना आ जाए कि वही इक्विपमेंट हमारे अगेंस्ट यूज किए. तो वही मैं आपसे कह रहा था. अब चाइना ने 5th जनरेशन बनाया है J20s, बट उसका लोअर वर्जन इज J35. तो वो उन्होंने पाकिस्तान को दिया. बट सर कभी भी वॉर के लिए आप कुछ कह रहे थे. एंड US has made F-22s जो अभी ईरान युद्ध में यूज हो रहे हैं. That is only with them, and a few they have given to Israel. Right. They have not given to anybody else. Right. Rest to all countries, 17 countries हैं who have they have sold F-35s. तो मैं यही आपको उदाहरण दे रहा था कि बेस्ट चीज आपको खुद ही अपने लिए बनानी पड़ेगी, कोई देगा नहीं. But sir, ऐसे currently मानो now we are say in a war with say Pakistan, like Op Sindoor happened. Now ऐसे तो Russia will control the software. Say we are using S-400 today, and tomorrow say Russia goes friends with say an enemy of India. So while we are fighting say any other country, maybe any country can control the software. So even if the US नहीं, सॉफ्टवेयर अगर रियल टाइम ये क्या करते हैं, ये पैचेस देते हैं अपग्रेड्स. आप अपना फोन देख लीजिए, जैसे फोन देख लीजिए, कुछ भी चीज देख लीजिए जो पैच में आती है फॉर अपग्रेडेशन. आईपैड हो गया, ये हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, उसके अंदर देयर आर एम्बेडेड काइंड ऑफ अ थिंग आई वाज रीडिंग व्हिच कैन कंट्रोल. तो अगर वही मशीन जो आप कह रहे हो आपके फ्रेंड के मैट्रेस वाली, अगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, जर्मनी कैन पुट अ पैच इन दैट व्हिच सेज के आफ्टर 2 वीक्स से काम करना बंद कर दो. So sir, इसका काउंटर तो यही है कि that India has to start manufacturing themselves at the end. उसमें कोई है. तो why do you think the prime minister is running around the whole world? Semiconductors to radars to manufacturing latest aircraft. जो 5th जनरेशन फाइटर है हमारा जो बन रहा है, it's a very good news through your viewers. मेरी एक और प्रोग्राम है इसमें आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने बोला कि first time in 80 years, nearly 80 years of our independence, the private sector has been invited to manufacture 5th generation aircraft. A lot of people will not be aware. So ADA एक एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी है ऑफ DRDO. उनका 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है उसको एमका बोलते हैं. एंड उसका एमका का जो प्रोटोटाइप है दैट विल बी मेड बाय टाटा एडवांस्ड, L&T एंड भारत फोर्ज along with Data Patterns and Data Dynamics. ये कंपनी मिल के फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेट करके बाय 2028 they are supposed to fly the prototype. बट वो जो मैं पहले बता रहा था उसके अंदर जो इंजन है वो G414 ही है, क्योंकि प्लान ही ऐसा किया गया था. अब वो अमेरिका वो इंजन नहीं दे रहा. अब इंडिया अगर वो जाता है कि हम वो नहीं लेते, हम फ्रांस का साफरान का M88 ले लेते हैं या रशिया का AL-31 इंजन ले लेते हैं, इट पुट्स अस बैक बाय 3 years. क्योंकि वो अब वो डिजाइन बोर्ड पे जाके वो दोबारा उस इंजन के हिसाब से नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. तो क्योंकि हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उसके हिसाब से. ये जो गेम चलती है पीछे से कि जब तक आप आत्मनिर्भर अपने इक्विपमेंट के लिए नहीं हो, यू विल ऑलवेज बी एट द मर्सी ऑफ अदर पीपल. राइट. बट सर हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस. ना जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं एंड स्पेशली आफ्टर ऑप सिंदूर, there was, I think, people were drawn towards the Indian Air Force and the way we were seeing the missiles going here and there. I would understand, अगर Air Force हमारी कल decide करती है कि पाकिस्तान को हमें खत्म करना है, Air Force how efficient the weapons and the technology is today that we can say attack on Pakistan? It's a wrong question. Every decision is political. Service is always ready. Service was ready after 26/11. Service was ready after Parliament attack also. Service was ready after, services were ready after every attack by every terrorist. It is the political will which decides that what step has to be taken. In the end, it is a civilian-led government which the military is a part. It's not a military-run country like our neighbor. सो दी पॉलिटिकल विल जिस दिन हो जाएगी, जैसे अभी ये
ऑप सिंदूर का उदाहरण है कि the mandate was given that a free hand was given. So when the free hand was given, the services chose what to do. Right. But the responsibility would have been on the political side if some things would have. So this risk in any conflict, it is called fog of war. This I can explain some other day also. When you are in midst of conflict, there is a lot of uncertainty. You are not sure where is it going. Conflicting inputs will be coming. उधर ये हो गया, उधर वो फट गया, इधर शाहिद ड्रोन आ गए हैं, इधर बाबर मिसाइल गिरी है, इधर वो गिरा है, इधर यहाँ अटैक हो गया, उस रनवे पे अटैक हो गया, उस शिप पे अटैक. So you keep getting all these information. And उसमें how to manage war with your own assets with this thing. It's another level. So, politics अगर हो जाती है, अगर हमसे अगर हमारे को पॉलिटिकली अप्रूवल आ जाता है with this thing, we are capable. We train. See, forces, Army, Navy, Air Force is the only organization which train every day for war. सुबह से लेके रात तक हर फौजी सेटअप हर रोज लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं. ये किसी और संस्था में नहीं होता. Currently, अगर मान लो we go on a war with Pakistan, how long will it take for India to? It's very difficult to. They are a professional service. It is not that they are this thing, and the war is always fought in areas. Like in 71 war, the objective. It is the objective that you set. The objective we set in 71 war was to liberate East Pakistan. So we set, that was the objective. The objective was not to capture Lahore. In Op Sindoor, what was the objective? Objective was to teach them a lesson. That was achieved. So in any conflict, what is the objective? So if the objective is set by the political thing, we have. But don't you think POK is an unsaid objective for India and it should be taken up seriously? See, POK has huge amount of unrest now that is going on. You would be reading, all of you, GAC, the crackdown which the Pakistani army did. Now I was reading this morning only that they are taking out marches in POJK and they want freedom. So मेरी जो समझ है, the government would be saying कि वो अंदर से ही वो change आए बनिस्बत बाहर से force करने. So when the uprising so happens internally, when the people of that area, जैसे बलूचिस्तान हो गया, POJK हो गया, they don't want to stay with the main setup. That is easier option than sending your troops and bombing them and annexing them forcefully. And that is not the objective with which the whole aim has been set out. So it is her statement पे it has been said that it is a part of India, Pak occupied Kashmir. One day it will be part of India. तो ऐसा कहा जाता है हर उसमें. I want to conclude sir कुछ 2-3 चीजें. एक तो मुझे आपकी बुक की बात करनी है और एक चीज मेरा पर्सनल सवाल था अभी recently because I told you that we had a podcast with Dr. Subramanian Swamy. तो अब उसकी वजह से I had to read some economics and कुछ मैंने ग्राफ्स पढ़े और उसमें आपको बता रहा था कि 1950 के बाद चाइना was poorer than India और मतलब currently GDP per capita जो इंडिया की है $2,500 वर्सेस चाइना इज $12,000. अब इंटरेस्टिंग मुझे ये बात लगी कि उस ग्राफ में ऐसा दिखा रहे थे कि चाइना made people go from their farms to factories versus India they didn't made people go to their factories but they invested in the formal sector and Infosys got set up and all of these things happened. So sir मेरे मन में ये सवाल आया कि जितनी भी कंट्रीज में democracy नहीं थी, say UK, US, China, these countries actually grew substantially versus India where one of the biggest factors that we gave Indians to the right to vote. But do you think that ये चीज इंडिया की growth trajectory में कहीं ना कहीं इफेक्ट करी है? See, 70s, 80s में we were struggling for basics. रोटी कपड़ा मकान पिक्चर्स जो भी आते थे. The Britishers left us in abject poverty. The Chinese and the Indians had 50% of global GDP till 18th century. Yeah. Everybody is aware. Then the invaders came. Then they looted, plundered.
from 47 upwards, the model that was adopted was socialist. We did not go in for a model which was taken by Singapore or some. Singapore doesn't have anything. They were just given 5 kilometers of barren land by Malaysia in 1960s and said, you make something. You see what Singapore is today. So why it happened? Because they had visionary people who with force could get people. But here, such a diverse country with so many, उस टाइम पे तो राजा महाराजे बहुत थे. सरदार पटेल started to bring all of them into the fold, and loosely all these kingdoms came into this thing. Last place to come in was Goa, which was a Portuguese territory in 1961. हैदराबाद, ये सब बाद में, जूनागढ़, ये सब बाद में जुड़े हैं. वहाँ से देश को लाना. But you are absolutely right. China did something which we did not do or did not this thing. Even after 1991, when we opened up our economy, LPG, the policies that were made, it is all politically driven. Yes. And everything is vote bank politics. Everything is on caste, religion, the place where you come, language. So the decisions and other things close to elections and otherwise are of appeasement. A lot of freebies are thrown in. That money could have been given for betterment. All so basically now today we are in a mix of that socialist mindset. Correct. Also. So we have not grown. But like you correctly said, that manufacturing has to come back. A country's growth has to. What did America do in 1940s? जितनी अमेरिका की कंपनीज थी, Correct. चाहे वो क्राइसलर है, चाहे वो फोर्ड है, वो सब हवाई जहाज बना रहे थे, टैंक्स बना रहे थे, गन्स बना रहे थे. तो एक स्टेज आएगी भारत में, रिलायंस से लेके, टाटा से लेके, महिंद्रा से लेके और भारत फोर्ज से लेके, ये सब हवाई जहाज और मिलिट्री इक्विपमेंट जिस दिन बनाने लग गए, जो कि अभी शुरू हुआ है. सर, इसमें ना एक चीज मुझे लगती है, अक्सर मुझे फील होता है, हमारे देश में ना एक प्रॉब्लम ये है कि ना एक कैपिटलिस्टिक व्यू पॉइंट नहीं है. एवरी डे सर यू विल फाइंड पीपल अब्यूजिंग अंबानी एंड अडानी. आई ऑनेस्टली फील सर, देश के अंदर जो बिजनेसेस हैं, कोई भी देश में, एंड सर सी दिस इन द यूएस, एवरीबडी इन इंडिया वो इलॉन मस्क को भगवान मानता है कि देखो भाई ही सो कूल, इतने कूल ट्वीट्स करता है. यहाँ पर अंबानी और अडानी को गालियां देनी है. एंड दीस पीपल आर बिल्डिंग द कंट्री. बिल्कुल ठीक है. इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी जॉब, बिल्कुल ठीक है. गालियां देनी 24 घंटे. हम अपनी चीजों से, हमारा ना जो माइंडसेट है, दैट हैज बीन टेकन ओवर of years of subjugation. Absolutely. It will take decades. आप लोगों की जनरेशन जब ऊपर आएगी, probably that this thing. बाहर जाओ, कभी एक 4 साल का बच्चा है, वो हाथ मिलाएगा, हाय माय नेम इज पीटर, आई स्टडी इन क्लास 1, व्हाट्स योर नेम, ऐसे पूछेगा. हमारे 4-5 साल के बच्चे को मैं नहीं आऊंगा, वो पर्दे के पीछे छुपेगा. तो कॉन्फिडेंस ही नहीं, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू, हमारे बच्चों में उसमें शुरू से कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है. करेक्ट. अंडर कॉन्फिडेंट, मीक, सुप्रीमेसी ऑफ द स्किन. ये हमसे अच्छे होंगे यार, ये हमारे से होंगे. फिजिकली हमारे पास कुछ है नहीं करने को, वी आर नॉट गुड इन आउटडोर्स. तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि वी आर द बेस्ट. द टॉप कंपनीज आर रन बाय इंडियंस ग्लोबली. ऐसा क्या है कि वही आदमी जाके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, ये एडोबी सब चला लेगा, मास्टर कार्ड, पेप्सी, बट वही आदमी इंडिया में नहीं चला सकता. तो दिस माइंडसेट ऑफ द पीपल हैव टू चेंज. सो सी, अनंत अंबानी हैज बिल्ट वंतारा. सर, फर्स्ट वेटनरी यूनिवर्सिटी बना रहा है वो वहां पर, एंड एलिफेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड, एनिमल्स आर बीइंग ट्रीटेड. कोई भी इंटरनेशनल गेस्ट आता है, दे आर बीइंग होस्टेड देयर. सर, किसकी इमेज जा रही है बाहर? रिहाना आ रही है, शी इज गोइंग टू दैट प्लेस एंड शी इज बेसिकली सीइंग आवर कल्चर. वो पूजा कर रही है, रिहाना यहाँ पूजा कर रही है इंडिया में आकर. सर, ये कल्चर, यही तो एक विजन लेके जा रही है. यार, इंडिया में ये सब भी है. ये होता. तो हमारी जो छवि थी, गोरों ने पोर्ट्रे किया था, कंट्री ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स, बेगर्स का है, ये है, तांत्रिक है, बैकवर्ड है. दिस इज चेंजिंग नाउ. Yes, absolutely. This is changing, and now West, which has taken away all the knowledge and wealth from Asian countries, more so from this part, has now started to realize that this part, and that is the reason कि भारत का जो rise है,
वो दुनिया में बहुत सारे देश देख नहीं पा रहे, करेक्ट, परेशान है, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे वो Absolutely. यूरोपियंस हैं, चाहे वो रशियन हैं, चाहे वो चाइनीज हैं, चाहे वो, अब भारत जब ग्रो कर रहा है तो वो जैसे ऑप्शन दूरी हुई, अगर आपने देखा होगा कि जितना भी इक्विपमेंट हमने लिया है, जो भी इंपोर्टेड यूज हुआ है, उन कंट्रीज की दुकान बंद हो जाएगी अगर तो अब वो इसीलिए उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, बट हमारी जनता को ये चीज समझ नहीं आती। तो जैसे तुमने बोला गलिएबल पब्लिक है, वो जो बताते हैं vulnerable है सर, कोई कुछ बोलता है सर, एंड यू आर सो राइट इन दिस एंड बैंग ऑन, बिकॉज़ व्हेनेवर आई फॉलो ट्विटर सर, इतनी फोटोज वीडियोस ऑफ पॉलिटिशियंस फेक है, वो है नहीं, बट इट इज, मतलब पीपल आर शेयरिंग ऑन देयर व्हाट्सएप्स एंड इट्स अ कंप्लीट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दैट पीपल आर सिंपली शेयरिंग अक्रॉस, जो हुआ नहीं है, बट वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है सर, आई बिलीव जो नैरेटिव सेटिंग है, एंड I personally feel that India is being funded by the countries across to spread an information warfare, to flood Twitter, to flood the mindset of Indians, especially the youth, कि उठ जाओ और just attack. Correct. जहाँ पर point है, attack the government, जहाँ पर नहीं. तो इसलिए people like you who are making this content have to reach out, especially to the youth, and getting those guests who can give the correct perspective. Absolutely, that's what we are trying, sir. That's a very noble and a wonderful job that you are doing. Absolutely, sir. Pleasure is all mine. आपने सर, आप हमेशा इंडिया नहीं बोलते, भारत बोलते हो. ऐसा है, मैं हर जगह कहता हूँ कि हमारे देश में दो, एक इंडिया और एक भारत है. तो आपके व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूँ पिछले 2-2.5 साल से, मैं जब से रिटायर हुआ हूँ, आई गो टू एवरी प्लेस फॉर टॉक्स, लेक्चर्स, पॉडकास्ट, मीटिंग, जो भी है. तो मैं पाता हूँ कि जो छोटा शहर है, जो छोटे एरियाज हैं, विच आर नॉट सो प्रोमिनेंट, चाहे वो सूरत हो गया, कोटा हो गया, विजयवाड़ा हो गया, एल्लापूजा हो गया, त्रिची हो गया, मदुरई हो गया, आई बीन टू ऑल दिस प्लेसेस. आई एम सेइंग, वहाँ जो मुझे दिखते हैं बच्चे, माहौल, जानने की जिज्ञासा, आंखें उनकी फटी हुई हैं, वो सुनना चाहते हैं तुम्हारे को, तुम्हारे एक्सपीरियंस से सुनना चाहते हैं, तुमसे हाथ मिला रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, लास्ट तक आपका एड्रेस ले रहे हैं, फ़ोन नंबर लिख रहे हैं. तो ये हो गया भारत. तो ये भारत आपको हर जगह दिखेगा, हॉकी के टीम में भी, सारेगामा के सिंगर्स में भी, इंडियन आइडल में भी, डांस, ये सारे भारत दिखेंगे आपको, सारे, क्रिकेट, हर जगह जहाँ मेहनत है, जहाँ पे जज्बा है, वो भारत दिखेगा आपको. दूसरा आ गया इंडिया. अब इंडिया आपको दिखेगा दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद. वो बच्चे आर फ्रॉम लिटिल वेल टू डू फैमिलीज. आई एम नॉट टॉकिंग ऑल, बट लिटिल वेल टू डू फैमिलीज, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड हाई एंड फैमिलीज. उनका एक ही एम है, पढ़ के बाहर जाना है. माँ बाप के पास इतना पैसा है कि विदेश में भेज देंगे. वो सब पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट के थ्रू, वो चैट जीपीटी से उनको सारी चीज़ों के आंसर आते हैं. प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है वो इंटरेस्टेड नहीं है. इसका तोड़ मैं जहाँ भी जाके बात करता हूँ, आई जस्ट फिनिश विद दैट. इन माय अप्रिसिएशन देयर आर 3 थिंग्स. वन इज इंफॉर्मेशन, वन इज नॉलेज, एंड थर्ड इज विजडम. पीपल colloquially, use these 3 words. So जो आज की जनरेशन है, they are 10 times more informed than what we were. They have at least 100 times more knowledge than what I had when I was their age. No denying, because of resources, awareness. But where they lack is wisdom. And wisdom only comes from one source, when it is passed from one generation to the other. When it is shared with a person with more experience, with a lesser experience. आप कोई भी काम देखिए, कारीगर सिखाता है, मिस्त्री सिखाता है, रिपेयर वाला सिखाता है, कुछ भी काम सिखाता है, म्यूजिशियन होता है, उस्ताद होता है, डांस टीचर होता है. आप किताब से पढ़ के साइकिल नहीं सीख सकते, आप किताब से पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते. ये जो आपको सिखाता है, आप यंत्र वगैरह सब सिखाता है कोई इनिशियली, ये जो विजडम है, ये एक पीढ़ी से और एक उससे, और उसके लिए आपको अपने बड़ों के साथ बैठना पड़ता है,
उनके साथ बातचीत करनी पड़ती है, उनसे सीखना पड़ता है। आज मैं देख रहा हूँ बच्चे माँ बाप के साथ समय नहीं बिता रहे, टीचर्स के साथ समय नहीं बिता रहे, अपने एल्डर्स के साथ समय नहीं बिता रहे, अपने दोस्तों में और इंटरनेट में वो जो चीज़ें दे रहे हैं। और उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आई कवर्ड द अदर डे, सनलाइट टेक्स 8 minutes 30 seconds to reach Earth. This is information. There is one sun and there are 9 planets. They are on elliptical path, solar system, day, night, all that, all information. This is knowledge. This generation has information and knowledge. What is wisdom? No living creature will survive on the surface of Earth if there is no sun. All the colors which you see is because of sun. The air and our breathing is because of sun. The pickle which our grandmothers and mothers made, धूप में रख के sun में, वो कभी खराब नहीं होता। तुलसी पे जब आप पानी देते हो, maximum oxygen comes. All diseases today which an urban person has is lack of vitamin D because sunlight नहीं है। ऐसे मैं तेरे को 1000 reason दे दूंगा। All this is wisdom. And ये wisdom एक गांव वाले के पास, भारत वाले के पास, अनपढ़ आदमी के पास होएगी। बट ये जो विजडम है, ये जिनके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, दे मे नॉट हैव। एंड दिस विल ओनली कम विजडम इफ दे स्पेंड टाइम विथ पीपल हु आर लिटिल मोर। Absolutely, it's bang on, sir. I think it's so beautifully said. So beautifully said. And my only addition to this is, I feel that this wisdom can only come when somebody will have purpose in their life. Until and unless you don't have a purpose and meaning. Absolutely. Sir, तब तक आप सिर्फ ये देखोगे कि मुझे जॉब से पैसा कमाना है. So ultimately, first, if somebody is able to find themselves, understand the purpose of what they really want to do. Yes, sir, इंडियन आर्मी का मुझे लगता है एक पर्पस है, देश को बचाना है. Whatever happens, sir, everybody, एक नोशन अगर सब में होगा ना सर, वो ये होगा कि देश पहले. And I think this is, जितने भी मैं चाहे I've sat with special forces officers and across defense, what I have felt, एक common चीज सर सब में है, सबकी आंखों में भारत है. And I think this is the purpose which drives everybody. So for anybody to even gain that wisdom, if they have the right path. And I come to your first question. What is different in uniform? This is what the answer is. Yes. Purpose. Beautifully, well connected. Sir, I want you to leave yours with your upcoming book. What's the name of the book? It's important. Yeah. I'm with a very important person today. I didn't know he's so important till I came here. I knew he's important, but he's very important for your generation. मेरी नई बुक आई है. I've written it with Lieutenant General Tiny Dhillon. He's a very known author. We are good friends. We know each other for many, many years. We did NDC together. So he approached me in early March that this war is on and let's write a book on that. So we started writing this book on US-Israel-Iran war. And as the war unfolded, we dug into the history, how the Iranian civilization came into being, how oil was discovered, how Iran, was Zoroastrian, how they became Muslims, how Shia religion came, how their relations with the Arab world was, and how the West, especially the US and the UK, gave them a bad deal in the 50s, how Shah of Iran was brought. But the best part of this book is we have drawn lessons for India. So the title of the book is India Ready for Next Crisis? US-Israel-Iran War. So this Wonderful. is, the bold thing is, nobody's war, everybody's war. Congratulations, as today is the first podcast after your release, and today we have released. Penguin is printing it, and it will be hitting Amazon in a few days, Right. and it will be on the book stands by next month. Absolutely. We'll add the link to the book in the description. And I think every viewer will be so much excited to go through what you have actually created. Thank you so much, sir. It was such a pleasure to host you as always. Thank you so much for honoring us with your time. Thank you so much. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया. एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है. जय हिंद.